हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं वीरत दुबे आज आप लोगों के साथ में उत्तर प्रदेश में आगामी जो प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है 2022 की, इसको ध्यान में रखते हुए लक्ष्य सीरीज जो हमारे यहाँ शुरू करी गई है, यानी कि स्टडी आईक्यू पीसीएस की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसका उद्देश्य यही है कि आगामी जो परीक्षा है उसमें जो करंट अफेयर्स के पोर्शन है, एक साल का करंट अफेयर्स की हम आपको तैयारी करा सकें। और इसी क्रम में हम आपके लिए योजनाएं लेकर के आए हैं और योजनाओं का ये आज भाग 4 है। और योजनाओं के इस भाग 4 में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये उन बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है जो आगामी परीक्षा में आने वाले हैं, बैठने वाले हैं। तो चलिए सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और सेशन की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह जो लास्ट टाइम के जो सेशंस होते हैं उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, और यहाँ पर भी उसी प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और आगे का फिर सेशन हमारा शुरू होगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था पिछले सेशन में कि प्रवासी श्रमिक योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में विचार करना था और आपको बताना था कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो देखिए, अगर हम इस योजना के बारे में बताएं, प्रवासी श्रमिक योजना जो है इसकी शुरुआत करी गई थी इस उद्देश्य से कि जो कोरोना के समय में जो दूसरे राज्यों से, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में व्यापार आदि या किसी प्रकार से जीवन के संचालन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जो धन कमाने के लिए बाहर गए थे और कोरोना के दौरान जब वापस लौटे तो उनके लिए ये योजना चलाई गई थी कि उनको यूपी से अब बाहर ना जाना पड़े, यहीं पर रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। तो इसके लिए यहाँ पर एक कथन लिखा है, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 1 लाख रुपए तक ऋण सहायता राशि बिना किसी ब्याज के प्रदान की जाएगी। तो इसमें एक बात तो सही लिखी है कि बिना किसी ब्याज के ये सहायता राशि प्रदान की जाएगी, लेकिन ये जो 1 लाख वाला जो अमाउंट है ये 1 लाख ना होकर के 10 लाख है। तो अगर कोई महिला श्रमिक महिला है और स्वरोजगार उत्पन्न करना चाहती है तो इसके लिए उन्हें 10 लाख रुपए का जो लोन है वो मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा महिला होने के नाते। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या लिखा है, पुरुष श्रमिकों को 4% की ब्याज राशि से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला वाला गलत है और दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केवल दूसरा कथन सही है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उद्देश्य फिर से वही है कि जब हम यहाँ पर किसी चीज को सॉल्व करते हैं तो हमें यही अंदाजा लगाना है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न हमारे एग्जाम में कैसे आएंगे। एक और प्रश्न पूछा गया था जिसमें यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में प्रश्न रखा गया। उसमें पूछा गया कौन कौन सी दुर्घटना शामिल नहीं है। तो यूपी कृषक दुर्घटना जो योजना है उसमें आग लगना या फिर किसी आतंकवादी हमले में किसी किसान को कोई नुकसान होना या फिर सर्पदंश इत्यादि होना, बिजली गिरना, फसल नष्ट होना, विषाक्त होना, मतलब किसी प्रकार से किसी जहरीले जीव के द्वारा काट लेना, या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं वो शामिल करी गई थी, लेकिन इसमें आत्महत्या शामिल नहीं है। ठीक है, किसानों द्वारा अगर आत्महत्या करी जाएगी तो उसमें उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसके अंतर्गत आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सकेगा। ये इसका मतलब है, मकसद है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के प्रश्न में सबसे पहले या आज की योजनाओं में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। ये बहुत ही फेमस योजना है और उत्तर प्रदेश के उन महिलाओं के लिए या उन बच्चियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य देखिए, यहाँ पर नाम में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की बात करी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की जो कन्याएं हैं उनको लाभान्वित किया जाएगा और इसका प्राथमिक उद्देश्य तो यही है कि जो बेटी है उसे, आप लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके से तमाम सारे स्लोगन सुने होंगे, उसी तरीके की योजना के अंतर्गत ये भी है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में जो महिला साक्षरता है उसको बढ़ावा मिल सके। महिलाओं का जो लिंगानुपात है उसमें जो बहुत भेदभाव है, यूँ कह सकते हैं जो अंतर है पुरुष और महिला के लिंगानुपात में, उस लिंगानुपात को कम किया जा सके। और इसके अलावा महिलाओं की जीवन में सुचारता बढ़े, शिक्षित हो सके, उत्तर प्रदेश की जो कन्या है वो शिक्षित हो सके, उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। और ये सब उद्देश्य जो है प्राथमिक उद्देश्य के तौर पर इस योजना के देखे जा सकते हैं। इसमें अगर हम आवेदन हेतु योग्यता और पात्रता की शर्तों की बात करते हैं तो क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, आप इसको शॉर्ट में MKSY भी याद रख सकते हैं।
अब क्योंकि ये मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है ये यूपी से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लाभार्थी जो होगा उसे उत्तर प्रदेश का होना जरूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो डोमिसाइल्ड है वो अगर वो यूपी का है, तो फिर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो परिवार की वार्षिक आय है उसका भी ध्यान रखा गया है। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितने से? 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो इसमें आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात है कि इस योजना के अंतर्गत जो परिवार है उस परिवार में मतलब माता पिता की बात कर जा रही है। यहाँ परिवार का मतलब माता पिता से कंसर्न नहीं है। तो माता पिता के द्वारा 2 बेटी अगर हैं, अगर उसके परिवार में 2 बेटी हैं तो 2 बेटी तक ही इस योजना का लाभ होगा। अगर 2 से अधिक बेटियां हैं तो इस स्थिति में इसका लाभ नहीं होगा। इस पर्टिकुलर इस योजना में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, योजना जो है वो हालांकि 2019 में शुरू करी गई थी, 25 अक्टूबर 2019 को शुरू करी गई थी, परंतु इसका क्रियान्वयन अभी भी जारी है लगातार। और इसमें जो है अगर देखें तो किस प्रकार से, जब मैंने बात कर दी यहां पर कि 2 बेटियों के लिए लाभ है, तो 2 बेटी की स्थिति को भी थोड़ा और क्लियर किया गया है। जैसे मान लेते हैं कि किसी परिवार में किसी मां के द्वारा एक बार में ही जुड़वा बेटी हो जाए, तो इस स्थिति में तो ये 2 बेटियां हो गई, तो क्या आगे अगले प्रसव के दौरान अगर उसमें भी बेटी जन्म लेती है तो क्या उसमें उसको लाभ मिलेगा? तो इसका आंसर है हाँ, मिलेगा। ठीक है, क्या मैंने बताया आपको कि एक जुड़वा बेटी है, मतलब एक पेयर है बेटी का, तो उसमें 2 और एक इसके अलावा, तो इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में परिवार की 3 बेटियां जो हैं उनको ये योजना का लाभ मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? अब यहां से ऐसे ही भ्रमित करके आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अगर परिवार में जुड़वा बेटी हैं तो अधिकतम परिवार में इन बेटियों की सीमा कितनी हो सकती है? तो आप ध्यान रखेंगे 3 हो सकती हैं। अब अगर गोद ली गई स्थिति की बात करते हैं, तो गोद ली गई स्थिति में मान लेते हैं कोई पेयर ऐसा है माता पिता का जिसने जो है बेटी को गोद लिया है, तो 2 बेटियां गोद ले सकते हैं, 2 बेटी गोद लेंगे, तो इन दोनों बेटियों के लिए जो इस योजना के अंतर्गत लाभ है वो मिलेगा ही मिलेगा। परंतु ये तो गोद ली हुई बेटी हुई, इन्होंने जन्म तो इन्हें दिया नहीं है। मान लेते हैं कि इस पेयर की जन्म की भी 2 बेटियां हैं, यानी इन्होंने अपनी 2 बेटी को जन्म भी दिया है और फिर 2 बेटियों को गोद भी लिया है, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 4 बेटी तक इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया इसमें, उस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि ये योजना उत्तर प्रदेश के लिए है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना MKSY उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही लाभान्वित होगी। ये वार्षिक आय, जुड़वा बेटियां, गोद ली गई बेटियों में इनकी संख्या कितनी होगी और इसका संचालन जो है वो कब से हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये तो हो गई एक छोटी सी बात कि कैसी योग्यता और पात्रता है इसके लिए। अब ये जो पूरी की पूरी योजना है, इस योजना को 6 चरणों में, इसको पूरे प्रोजेक्ट को 6 चरणों में लागू किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के लिए, यानी उसके क्रियान्वयन के जो स्तर होंगे वो कितने होंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। 6 स्तर हैं, और किस प्रकार के 6 स्तर हैं उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो पहली श्रेणी में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं, और इनमें में से किसी भी श्रेणी में आप लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को जान लेना जरूरी है, कोई भी लड़की या उसके माता पिता अगर ये सोचते हैं कि हम तो पहली वाली श्रेणी से लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारी बेटी, जब ये योजना लागू करी गई उससे पहले तो हमारी बेटी जन्म ले चुकी है, टीकाकरण हो चुका है, कक्षा 1 में प्रवेश कर चुकी है, तो क्या बीच की श्रेणियों में एंटर किया जा सकता है इस योजना में? तो इसका भी आंसर आप ध्यान रखेंगे, इसका भी आंसर हाँ ही है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी आप पूछे जाए तो ध्यान सकते हैं, इसमें बीच में किसी भी श्रेणी से आप प्रवेश कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो हम अगर प्रथम श्रेणी की बात करते हैं तो इसमें 1 अप्रैल 2019 को या उसके बाद अगर किसी बेटी का जन्म हुआ है तो ऐसी स्थिति में बेटी के नाम पर माता पिता को 2000 रुपए एक मुश्त, ध्यान से इस बात को समझिएगा, 2000 रुपए एक मुश्त जो है ये राशि दी जाएगी। 1 टाइम पेमेंट होगा, मतलब इसमें कोई किस्त नहीं दी जाएगी कि 1000 अभी ले लीजिए, 1000 बाद में, या 500 करके 4 महीने में।
ऐसा नहीं है, एक मुश्त 2,000 रुपए इसमें आपको दिए जाएंगे। इसी तरीके से द्वितीय श्रेणी में जब प्रवेश करेंगे तो इसमें है जन्म 1 अप्रैल 2018 के बाद हुआ हो, ये डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व ना हुआ हो यानी इसके बाद हुआ हो, और 1 साल का जो टीकाकरण है वो पूरा किया हो। टीकाकरण जो है कम से कम 1 साल का जो टीकाकरण है, 1 वर्ष का जो टीकाकरण है वो पूरा किया हो। तो इस कंडीशन में जो सहायता राशि प्रदान की जाएगी वो सहायता राशि जो है टीकाकरण के लिए है, और ये सहायता राशि कितनी है, 1000 रुपीज। तो द्वितीय श्रेणी में 1000 रुपीज की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड स्टेयर में अगर हम देखें, थर्ड स्टेप में देखें, तो जब बच्ची जो है कक्षा 1 में प्रवेश करेगी तो कक्षा 1 में प्रवेश करने वाली जो बालिकाएं हैं, प्रथम कक्षा में जो प्रवेश करने वाली बालिकाएं हैं, उनको इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा, और इस स्थिति में उन्हें 2000 रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो हर चरण के रुपए आपको ध्यान रखने ही हैं, ये जरूरी है। चतुर्थ श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो बच्चा जो है वो कक्षा 6 में प्रवेश करेगा, और इसमें भी आपकी जो सहायता राशि होगी वो 2000 रुपए होगी। इसी तरीके से 5वें स्टेप में जब हम जाते हैं तो 9वीं कक्षा में प्रवेश करेगा बच्चा, और इस स्टेज में आपको 3000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि पहले जन्म में 2000, फिर टीकाकरण में 1000, फिर उसके बाद 2-2000 रुपए आपके किस समय में, जब आप प्रवेश करते हैं 6वीं और पहली कक्षा में। इसके बाद 5वीं कक्षा में जब हम बात करेंगे तो 5वें स्टेज में 9वीं कक्षा में जब हम बात करेंगे तो 3000 रुपए, और 6वीं श्रेणी के अंतर्गत 10वीं या 12वीं पास करने के बाद जो भी चालू शैक्षिक सत्र है, ये भी सब चालू शैक्षिक सत्र के लिए ही किए गए हैं। जो रनिंग जो कह सकते हैं सेशन चल रहे होंगे उसकी बात करी जा रही है। इसके दौरान स्नातक डिग्री कम से कम 2 या 2 वर्षीय डिप्लोमा जब अगर उसमें एडमिशन लिया है तो यहां पर आपको 5000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसको टोटल भी कर सकते हैं आप। 2000 वहां है, 1000, 2000, 2000, 3000 और 5 3 8 2 10 2 12 1 13 2 15,000 रुपए की इस तरीके से सरकार की तरफ से सहायता राशि प्रदान की जाएगी कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये योजना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के बारे में। तो ये मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना है। अगर हम इसकी पात्रता के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले तो हम इसके ऑब्जेक्टिव को समझें, उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्यों इस योजना को रखा गया है। आप देख ही सकते हैं बीमा की बात करी जा रही है, तो बीमा इस स्थिति में कराया जाता है कि भविष्य में कभी किसी प्रकार का जिस चीज से संबंधित बीमा कराया जा रहा है उसका लाभ इस प्रकार से कि अब आगे आने वाला जो समय उसको कोई देखता नहीं है, पर उस समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी ये भी आपको नहीं पता होता है। तो ऐसे में एक अमाउंट जो है वो एश्योर्ड कर देना कि कोई ऐसी चीज आएगी कभी तो वो बीमा से हमें मिल जाएगी, या ऐसी कोई दुर्घटना आएगी, तो बीमा का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो ये किसके लिए है, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित योजना है। स्वाभाविक सी बात है ये किसानों के लिए ही है, और जब उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है, उनके साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना के लिए बीमा राशि जो है वो मुहैया कराया जाए। ठीक है, अब इस दुर्घटना राशि में अगर हम पात्रता की बात करते हैं तो व्यक्ति का जो निवास होना चाहिए वो यूपी का होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति यूपी का निवासी होना चाहिए। और यदि अगर हम आयु की बात करेंगे तो इसमें किसानों को शामिल किया गया है जो 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक की आयु के हैं। 18 से 70 वर्ष की आयु के जो किसान हैं वो इस योजना के लिए लाभान्वित हैं या लाभान्वित होंगे, परंतु ध्यान रखना है कि उन्हें बैंक में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर वो बैंक में डिफॉल्टर हैं पहले से, यानी कि कभी लेन देन किया है और वो सही समय पर ऋण नहीं चुका पाए हैं, या फिर मान लेते हैं कोई और आर्थिक सहायता गवर्नमेंट से ली है और उसके द्वारा तय राशि जो भुगतान में होनी चाहिए थी, ब्याज अथवा अन्य किसी तरीके की अंशदान आदि की, अगर वो नहीं चुकाए हैं तो फिर आप इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, यानी बैंक डिफॉल्टर आपको नहीं होना चाहिए। बाकी आपके पास आधार कार्ड वगैरह हो, बैंक अकाउंट हो, इस तरीके की सारी चीज़ें लिंकअप्ड हो, वो सब चीज़ें आपके पात्रता के अंतर्गत आएंगी। अब हम मुआवजे की अगर हम बात करते हैं तो मुआवजे में अगर किसान के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है किसान के साथ में,
तो आनन फानन में दुर्घटना होने पर आप निकटतम अस्पताल में ही जाएंगे। करीब 1503 हॉस्पिटल इसमें लिस्टेड किए गए हैं, परंतु आप तो आनन फानन में किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे। तो ऐसे में आपको 25,000 रुपए तक की इंस्टेंट जो कह सकते हैं सहायता राशि है, मुआवजे की जो राशि है वो प्रदान की जा सकती है। तो 25,000 रुपए आपको ध्यान रखना है, इसकी मुआवजा राशि जो है वो किसी भी स्थिति में है प्राथमिक सुविधा के लिए। इसके अलावा मान लेते हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है जिसमें व्यक्ति जो है वो दिव्यांग हो गया है, और दिव्यांग इस प्रकार से हुआ है कि उसकी सहायता जो है वो कृत्रिम अंगों के द्वारा की जा सकती है, कृत्रिम अंगों के द्वारा। ठीक है, अगर कृत्रिम अंगों के द्वारा इसकी सहायता करी जा सकती तो कृत्रिम अंग लगाने के लिए 1 लाख रुपए तक का मुआवजा यहां पर मिलेगा। जैसे मान लेते हैं किसी के पैर में कोई फ्रैक्चर हो गया, कुछ इस तरीके का हो गया कि उसका पैर हटाना पड़ रहा है शरीर से और उसकी जगह पे कृत्रिम पैर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कृत्रिम पैर लगाने के लिए 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि यहां पर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा एक और पॉइंट भी है। यदि अगर मान लेते हैं कि इस किसान की किसी प्रकार से ऐसे दुर्घटना हो जाती है कि इसमें उसकी मृत्यु हो गई, या फिर थोड़ी गंभीर है जिसमें आपकी गंभीर दिव्यांगता की बात आ रही है, तो ऐसी स्थिति में 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक भी आपको सहायता राशि प्रदान किया सकते हैं। यानी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए अधिकतम सहायता राशि इसकी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसान सर्वहित बीमा योजना में अधिकतम जो सहायता राशि वो कितनी है, वो 5 लाख रुपए तक है। 2.5 लाख रुपए जो है वो मृत्यु या दिव्यांगता की गंभीर स्थिति में है, और अगर ऐसी कोई दिव्यांगता होती है जिसमें कृत्रिम अंग लगाए जा सकते हैं तो कृत्रिम अंग लगाने के लिए 1 लाख रुपए की सहायता की जा सकती है। और दुर्घटना ऐसी हुई है जिसमें आपको तात्कालिक रूप से किसी हॉस्पिटल में भर्ती इत्यादि वगैरह होने और वहां से आपका इलाज होना है, तो 25,000 रुपए तक का वहां से आपको सहायता राशि मिलेगी। स्वाभाविक सी बात है कि इसके अंतर्गत भी जो दुर्घटना है उसको लिस्ट किया गया होगा, और इसमें भी इसी प्रकार की दुर्घटनाएं हैं जैसे बिजली गिरना, ठीक है, जैसे बिजली गिर जाना गांव में अक्सर होता है, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार से कोई जानवर है, जानवर के द्वारा कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे सर्पदंशी कह सकते हैं, या फिर कोई दूसरे जंगली जानवर है जिनके जो है आक्रमण से किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, या फिर गैस वगैरह सिलेंडर वगैरह लीक हो गया और उससे कोई दुर्घटना घटित हो गई है, कोई दूसरी प्राकृतिक आपदा आ गई, उस स्थिति में किसी प्रकार की विषाक्तता आ गई है। विषाक्तता का मतलब होता है कोई जहरीली वस्तु जो है किसी प्रकार से ले ली गई है। ले ली गई का मतलब जानबूझ के नहीं, आत्महत्या के पर्पज से नहीं, कुछ जहरीला खा लिया या कुछ इस तरीके की चीजें दुर्घटना में आ जाती हैं, या फिर छान छप्पर गिर गया, घर गिर गया, या फिर दुर्घटना में वाहन दुर्घटना है इंक्लूडेड भी है इसमें, रेल दुर्घटना भी इसमें इंक्लूडेड है, वायुयान दुर्घटना भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इस प्रकार की तमाम सारी दुर्घटनाएं जो हैं इस बीमा योजना के अंतर्गत कवर की जाएंगी और इस प्रकार की उसमें सहायता राशि भी दी जाएगी। तो ये एक और आपके लिए योजना थी। अगली योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार, अब देखिए ये भी नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें किस प्रकार की सहायता की जाएगी और किन के लिए प्राथमिकी उद्देश्य जो है वो किसके लिए है, आपको यहां पर साफ साफ पता चल जाएगा। अब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का सबसे पहले तो क्लियर होना जरूरी है क्या, ऑब्जेक्टिव अर्थात उद्देश्य। रीजन क्या है कि देखिए हर एक व्यक्ति को, क्या आपको लगता है कि वैसे सभी लोग तैयारी करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्या यह संभव है कि प्रत्येक व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब लगे? ये तो काफी हद तक संभव नहीं है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो संभव नहीं है। लेकिन सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये जरूर आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार जरूर मुहैया कराए। अब वो सरकारी हो या ना हो ये एक अलग बात है। सरकार की जिम्मेदारी में ये नहीं आता है कि आपको सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, सरकार की जिम्मेदारियों में ये जरूर आता है कि आपको रोजगार प्रदान किया जाए। ये सरकार का कर्तव्य है, डीपीएसपी के अंतर्गत भी आता है। तो इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया, जिसमें बेरोजगार युवक युवती जो हैं उनकी बेरोजगारी समाप्त की जाए, अर्थात उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए, उन्हें रोजगार प्रदान करना, उन्हें बेरोजगार न बने रहने देना। इसमें युवक और युवती दोनों शामिल हैं, अर्थात मेल फीमेल सभी शामिल रहेंगे।
अब स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर सरकारी योजना में बद्ध नहीं है और स्वरोजगार की बात यहां पर करी जा रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करी जा रही है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यानी कि एक तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप एंटरप्रेन्योर बने और साथ ही साथ दूसरों को भी रोजगार का अवसर दें। तो इसके लिए आप किसी न किसी प्रकार का उद्यम जो है वो संगठित करेंगे या एस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे, और वो उद्यम इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितने लिटरेट हैं, आपको कितना एक्सपीरियंस है, और उसके आधार पर उसकी कितनी बड़ी, कह सकते हैं कि कितना बड़ा स्तर का उद्यम आप शुरू करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई ऐसा उद्यम आप शुरू कर रहे हो या ऐसी कोई एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर रहे हो जो सिर्फ आप तक सीमित हो, या फिर हो सकता है कि उसमें ऐसे लोगों की भी जरूरत पड़े जिसमें आप किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दें, यानी कि रोजगार भी प्रदान करें। तो वो सब चीजें जो है आपके इस योजना के अंतर्गत आएंगी, स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आएंगी। अब इसमें दो तरीके की बात है। आपका प्लान जो है, ये जो उद्यम का जो प्लान है वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बड़ा छोटा होने का मतलब यहां पर जरा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उद्योग क्षेत्र की अगर कोई इकाइयां आप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, कोई भारी इंडस्ट्री मतलब एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, कोई ऐसा कार्य उद्यमिता में करने जा रहे हैं जो इंडस्ट्रियल वर्क के अंतर्गत आता है, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये बड़ा काम हो गया। ठीक है, तो अगर आप उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कोई काम करने जा रहे हैं और उसमें स्वरोजगार के अवसर को ढूंढ रहे हैं, तो इसे स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, और इसके लिए 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपीस तक, 25 लाख रुपए तक की आपकी सहायता होगी। 25 लाख रुपीस तक की आपकी आर्थिक सहायता करी जा सकती है। इसके भी नॉर्म्स हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सेवा क्षेत्र इत्यादि है, कोई भी सेवा सेक्टर में, जैसे मान लेते हैं कि आप कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आप ओपन करना चाहते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन करना चाह रहे हैं तो ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, छोटी उद्यमिता का क्षेत्र आ गया। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको 10 लाख रुपए तक की जो सहायता है वो प्रदान की जा सकेगी। ठीक, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। बड़े और छोटे का मतलब ये है कि अलग अलग तरीके से आपको इसके लिए आर्थिक सहायता जो प्रदान करनी है, वो प्रदान करने की जो राशि है वो बढ़ जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी। आयु की वही बात है, इसमें 18 से 40 वर्ष तक के आयु के जो वर्ग के लोग हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो 8वीं पास होना न्यूनतम तौर पर अगर देखा जाए तो 8वीं पास होना जरूरी है। और अगर आप कोई बड़ा उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं जिसमें अपर क्लास लिटरेसी चाहिए तो 10वीं क्लास की योग्यता की जरूरत पड़ेगी। तो पात्रता में अगर हम आयु की बात करते हैं तो 10 से 18 वर्ष है, 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा बैंक की स्थिति भी वैसी होनी चाहिए जैसी कि आप फ्रॉड ना हो, या यूं कह सकते हैं कि आप किसी प्रकार से आपका जो बैंक की जो स्थिति है वो ऐसी ना हो कि कभी आपने पहले लोन लिया हो और आप उसे चुका ना पाए हो, ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए बैंक को। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना के ऊपर। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना, अब ग्रामोद्योग रोजगार योजना जो है, इसमें आप देख सकते हैं उद्योग यानी इंडस्ट्री का पार्ट जो है वो ग्राम की इंडस्ट्री का पार्ट होना चाहिए। ग्रामोद्योग की बात करी जा रही है। अब इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है उसमें अगर हम देखें तो हमको एक पॉइंट ये समझ में आएगा कि गांव के जो लोग हैं वो रोजगार को ढूंढने के लिए शहर की ओर माइग्रेट होते हैं, और प्रदेश सरकार का यह विचार है इस योजना को लेकर के कि ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार के उस तरह के अवसर प्रदान किए जाएं कि उन्हें शहर की तरफ मूव करने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक प्राथमिक उद्देश्य है ग्राम स्वरोजगार योजना का या ग्रामोद्योग स्वरोजगार योजना का। ये प्राथमिक उद्देश्य है कि गांव के लोगों को गांव में ही शहर जैसे उद्योग जो है उनकी स्किल के अकॉर्डिंग जो है वो हम प्रदान कर सके, और उनके लिए अगर किसी प्रकार की आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए आर्थिक सहायता को मोटिवेट कर सके। तो ये बात इस गांव के लिए, इस योजना के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम ही होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP योजना जो है, जिसमें केंद्र सरकार भी सहायता प्रदान करती है, राज्य सरकार भी सहायता प्रदान करती है। तो अगर आपका उद्योग इसके अंतर्गत आता है, यानी कोई ऐसा उद्योग आप स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, यदि अगर आपका
उद्योग जो है वो इस ओडीओपी योजना के अंतर्गत आता है तो आपको सहायता राशि और आसानी से मिल जाएगी, यानी कि उसमें क्लियरेंस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आपका रोजगार इसमें नहीं आता है तो क्लियरेंस नहीं मिलेगा, पर ऐसा है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो स्थापित उद्योग हैं उनको नवीन तकनीकी के साथ साथ उनकी वित्तीय एवं आर्थिक सहायता को सुदृढ़ करना, ये भी इनके प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अतः अगर आपकी योजना ओडीओपी के अंतर्गत है या आपका उद्योग ओडीओपी के अंतर्गत है तो आपको इसमें वित्तीय सहायता आसानी से मिल जाती है। अब किस प्रकार की वित्तीय सहायता यहां पर मिलती है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसमें भी आयु जो है वो 18 से आपका 70 वर्ष के अंतर्गत होनी चाहिए, 18 to 70 ईयर्स की, और शैक्षिक योग्यता की वही बात है कि कम से कम आप 8वीं जो है वो पास हो। बैंक की स्थिति भी वैसी होनी चाहिए कि आप डिफाल्टर ना हो, तो इस प्रकार की आपकी एलिजिबिलिटी जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी है, ये होनी ही चाहिए। अब देखिए यहां पर किस प्रकार से आपको जो भुगतान है, ब्याज उपादान के लिए जो भुगतान है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार की, उसको अगर हम समझने का प्रयास करें। मान लेते हैं कि कोई आप उद्योग एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, तो इस उद्योग में को एस्टैब्लिश करने में जो व्यक्ति है यानी कि जो पात्र व्यक्ति है, उस पात्र व्यक्ति की तरफ से जो अंशदान है वो 5% का अंशदान करना होगा। 5% का अंशदान जो है, जैसे जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी परियोजना का जो प्रोजेक्ट है उसका 5% का अंशदान जो है व्यक्ति को करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं वहां से नोडल बैंक से उद्यमी को यानी कि उस पात्र व्यक्ति को जो मार्जिन मनी दी जाएगी, वो मार्जिन मनी जब बैंक में ट्रांसफर होगी तो उस मार्जिन मनी के ट्रांसफर होने और व्यक्ति की अंशदान देने के पश्चात जो राशि बचती है, पश्चात जो राशि बचेगी उस राशि के लिए ब्याज दिया जाएगा। तो ब्याज किसके लिए दिया जाएगा ये आपको पता चल रहा है। ब्याज दिया जा रहा है परियोजना में जो लागत है। मान लेते हैं कि किसी परियोजना में 10 लाख रुपए की लागत आती है, 10 लाख रुपए की लागत आती है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मार्जिन मनी जो है किसी भी ये इस योजना के अंतर्गत जो मार्जिन मनी है वो आया हो, और फिर उसके अलावा जो उद्यमी की तरफ से जो अंशदान दिया गया है इन दोनों को इसमें से घटा दिया जाए। 10 लाख रुपए की बात करी गई तो 10 लाख रुपए में से आप इन दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए। अब जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट बची, मान लेते हैं कि ये ले दे करके 5 लाख बची, मान लेते हैं कि ले देकर कितनी बची 5 लाख। 5 लाख रुपए पे इस योजना के अंतर्गत आपको लोन मिल जाएगा, और इस लोन पर जो ब्याज की दर होगी वो अधिकतम 13% हो सकती है। कितनी हो सकती है? अधिकतम 13%। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस पर ब्याज की राशि जो है वो अधिकतम 13% में दी जा सकती है, और इसमें आपको अपनी तरफ से ही 5% का क्या लगाना पड़ेगा? अंशदान देना पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 3 साल तक जो है सरकार की निगरानी में पूरी तरीके से रहेगा। अगर आप इससे पहले 3 साल से पहले ऐसे 1 साल या 2 साल में आप प्रोजेक्ट नहीं चला पा रहे हैं, इसीलिए इस योजना में यह ध्यान रखा जा रहा है कि जो बड़े उद्योग हैं उनको कम शामिल किया जाए। यानी अगर आप कोई बहुत बड़ा उद्योग ग्राम में ही स्वरोजगार के अंतर्गत खोलना चाह रहे हैं तो उस पर आर्थिक सहायता मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ओडीओपी योजना के अंतर्गत अगर आपका कोई प्रोग्राम है तो उस पर आसानी से मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि वो उसके फेल होने के चांसेस कम है। और अगर कोई जानबूझ करके वित्तीय सहायता ले लेता है तो उसके लिए कह सकते हैं कि फिर एक जांच एजेंसी एसटीएफ बनाई जाएगी और वो एसटीएफ जांच करेगा और उससे पेनाल्टी जो लगाई जानी है वो लगाई जाएगी। या फिर आप 1 साल 2 साल के अंतर्गत आपका ये प्रोजेक्ट फेल हो जा रहा है और आप नहीं भरपाई कर पा रहे हो, तो इस केस में भी जांच समिति बनेगी और जांच समिति करने के बाद जो उसके निर्देश होंगे उसके अनुसार ही पेनाल्टी वगैरह लगाना होगा, या पेनाल्टी में छूट मिलनी होगी वो मिलेगी। यानी कि 3 साल तक सही तरीके से प्रोडक्ट तो चलना ही चाहिए एटलीस्ट, ये उद्देश्य है इस योजना का। तो आज की जो सारी योजनाएं हैं वो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी, और इन्हीं योजनाओं पर आधारित आज के जो प्रश्न हैं उसको ध्यान से सुनिए। इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, यहां से एग्जाम में कुछ ही दिन बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस तरीके की चीजें करना जरूरी है। कन्या सुमंगला योजना को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कन्या सुमंगला योजना के लिए, इनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा 6 चरणों में कुल कितना रुपया देने का प्रावधान किया गया है? 6 चरणों में कुल कितना रुपया देने का प्रावधान किया गया? तो आपके ऑप्शन जो है वो क्या है?
10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 21,000 रुपए। पूरे के पूरे 6 चरणों की बात हो रही है। पूरे के पूरे 6 चरणों में कितने हजार रुपए देने की बात करेगी। सभी के आगे आप रुपए लगा लीजिए, तो सभी मात्रा जो है वो रुपए में ही है, क्योंकि रुपए यहां पूछ ही लिया है कि 6 चरणों में कितना रुपया देने की बात करेगी। तो 10,000, 15,000, 20,000 या 21,000। आप सही आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत पात्र मुखिया की दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की दशा में, योजना का नाम ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना है, अधिकतम कितना रुपया देने की बात करी गई है। 10 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख या 75,000। अधिकतम कितना रुपया आप दे सकते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का सही उत्तर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स करके बताइए, और हम अगले सेशन में जब आपसे मुलाकात करेंगे तब आपसे इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर के साथ साथ इसकी डिटेलिंग बताएंगे और अगली योजनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथ ही आपकी कोई क्वेरी हो तो आप निश्चित रूप से उन क्वेरीज के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।